नमस्कार आप सभी को। आज के जो हमारे पॉडकास्ट है, जो हमारे गेस्ट है वो है सौरभ जी, जो इनकी खुद की प्रोडक्शन हाउस है सेनेक्सेस एंटरटेनमेंट, जो कि ऑडियो शोज, ऑडियो ड्रामास, फिर वर्चुअल ड्रामास और में डील करती है। जो कि चाइनीज़ ड्रामा, कोरियन ड्रामा को भी ये लोग डब करते हैं रीजनल लैंग्वेज में, हिंदी, मलयालम, तमिल, कन्नड़, पंजाबी, उड़िया में भी ये लोग डब करते हैं। चलिए आइए जानते हैं सौरभ जी के बारे में। सौरभ जी, जैसा आप अपने काम के बारे में बताएं, आपकी प्रोडक्शन हाउस क्या काम करती है? तो मैं सबसे पहले आपके ऑडियंस को हाय बोलना चाहता हूँ। और जैसा कि आपने इंट्रो तो लंबा चौड़ा दे दिया मेरा कि ये तो ठीक सा बढ़िया था, आई अप्रिसिएटेड। बाकी अगर मेरे काम के बारे में सोचे, जो आपने कहा वो तो है ही मेरे साथ साथ। मैं एक्चुअली एक फ्रीलांस एक प्रोडक्शन हाउस चलाता हूँ मैं, जिसके अंदर हम लोग वैरायटी ऑफ प्रोडक्शन हाउसेस से जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, ऑडियो ड्रामा सीरीज़ और जो वर्टिकल ड्रामा, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर कुकू टीवी, पॉकेट एफएम, वेलवेट, 8 कंपनी, जो भी एक्स्ट्रा वायरल हो, जो भी है ये सब कंपनीज, हम उनके लिए वर्टिकल ड्रामा ऑडियो शोज बनाते हैं, जिसमें हम लोग उनके लिए स्क्रिप्टिंग से लेके प्री प्रोडक्शन से लेके पोस्ट प्रोडक्शन तक जो भी काम इन्वॉल्व होता है वो हम लोग उनको कंप्लीट करके देते हैं। कंप्लीट ड्रामा शो या ऑडियो शो हम उनको प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारा बेसिकली कंपनी का मोटिव और कंपनी का काम है। अच्छा, बेसिकली आपके कंपनीज के अंदर काफ़ी सारे मल्टीपल स्क्रिप्ट राइटर, साउंड इंजीनियर, साउंड डिज़ाइनर्स और वीडियो एडिटर भी होंगे। जी जी बिल्कुल, हमारी एक प्रॉपर टीम है, हमारी एक प्रोडक्शन की टीम है, जिसके अंदर हमारे पास स्क्रिप्ट राइटर से लेके प्रोडक्शन मैनेजमेंट से लेके क्वालिटी चेक की टीम अलग है, हमारे पास साउंड डिज़ाइनर्स है, हमारे पास वीडियो एडिटर्स है, जो पूरा एंड टू एंड प्रोडक्शन संभालते हैं। अच्छा सौरभ जी, जैसा बताएं कि हमारे व्यूवर्स को कि जैसे आप स्क्रिप्ट राइटर की बात करें, जितने भी स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, अगर उनको इसमें अगर ऑडियो शोज, वर्चुअल ड्रामास की ओर जाना पड़े, तो वो कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं और क्या क्या वो स्टेप ले सकते हैं जिसमें वो इस फील्ड में, इस चीज़ में आगे ग्रो करें? अगर बात करें, जैसे आपने स्क्रिप्ट राइटर्स का नाम लिया, मतलब बेसिकली राइटर का नाम जो लिखे, और अगर स्क्रिप्ट राइटर कहानी लिखे, जो मतलब कहानीकार हो, जो मतलब कहानी बनाए, तो बेसिकली क्या है कि फ़िलहाल अगर उसके दिमाग में कुछ ना कुछ जो लिखेगा, उसके दिमाग में प्लॉट होगा, कहानी होगी पहले से, क्योंकि हर चीज़ अपन जो चलते फिरते, जो चीज़ अपन देख रहे हैं, हर चीज़ कहानी है एक। आप मेरे से आज बात कर रहे हैं, ये भी कहानी है। मतलब ये आज कल के लिए ये आज कहानी है। मैं किसी को बताऊँगा, मैंने आपके साथ पॉडकास्ट किया, वो भी एक कहानी। तो हर चीज़ कहानी है अपनी ज़िंदगी में। तो कोई भी चीज़ जो भी चालू करना चाहते हैं, पहले तो वो देखें कि एक्चुअल में काम होता है कैसे, लिखते कैसे। पहले तो बेसिक्स ऑफ राइटिंग क्लियर रहे, क्योंकि एक फॉर्मल तरीका होता है हर चीज़ का लिखने। ये नहीं कि आप पेन पेपर उठाए और आपने लिखना स्टार्ट कर दिया, भाई मैं आज ऐसा चालू किया, मैंने कल ऐसा चालू किया। ऐसा नहीं होता। मतलब होने को तो कुछ भी हो सकता है, फिर आपकी किस्मत। बाकी फॉर्मल तरीका है लिखने का, अगर उसको आपको प्रॉपर फॉलो करना है, तो किसी एक आइडल को फॉलो करें आप, जो प्रॉपर जो लोग हैं पहले से इस फील्ड में, तो उनको फॉलो करते हुए चले। फिर पहली चीज़ तो उनको कॉपी करने की कोशिश करें, आप अपने तरीके से कॉपी करें। बाकी हर कहानी का प्लॉट मैक्सिमम जो आजकल चल रहा है इंडस्ट्री में, तो हर चीज़ का एक रोमांटिक कहानी है, थ्रिलर कहानी, तो उसका एक प्लॉट सेम ही होता है। अगर रोमियो जूलियट या कुछ भी रोमांटिक सीन है, तो उसमें लड़का लड़की हीरो हीरोइन है, तो हीरो किसी से प्यार हो जाता है हीरोइन से, उसको पाने की कोशिश में आखिर तक लगा रहता है। वो पाने की कोशिश में क्या क्या उसके बीच का ऑब्स्टेकल होता है, उसके ऊपर का प्लॉट है। कोई उसका हस्बैंड विलन, कोई उसका पापा विलन है किसी में, कोई उसका दूसरा आशिक है, कोई उसका चाचा है, मामा है, जो भी है, ऐसे प्लॉट रहते हैं। किसी में भाई विलन है, तो प्लॉट और कहानी चेंज होती रहती है। बाकी प्लॉट सेम है कि भाई जद्दोजहद कर पाना किसको है, हमारी हीरोइन को, हीरोइन को पाना है। तो वो है, तो वो किसी की आइडिया कॉपी करे, कुछ करे, तो ऐसे ही स्टेप्स सही है सीखने के तरीके। फिर वो खुद से लिखेगा, पहले वो 1 पेज का प्लॉट लिखे, फिर वो 2 पेज का लिखे, फिर उसको लगेगा कि इसमें करेक्शंस होके 4 चीज़ें और डल सकती है, एक सस्पेंस घूम सकता है। तो ये चीज़ें हैं। बेसिकली जैसे आपने बताया कि किसी भी राइटर्स को अगर इसमें आना है, तो पहले वो स्टार्टिंग से पहले जो काम ऑलरेडी किया हुआ है उनको देखे, उनसे थोड़ा सा सीखे कि कैसे वो किया ही। एक किसी की आइडियोलॉजी फॉलो करे किसी भी चीज़ के लिए। जैसे अगर मैंने जो चालू किया, मैं किसी की आइडियोलॉजी पे चलूँगा, या किसी का काम देखूँगा, भाई मुझे इसका काम अच्छा, मैं इसकी तरह से जाना चाहता हूँ, मतलब इसके साथ काम करना चाहता हूँ। आपने भी जो करा, आप किसी को आप फॉलो करते हुए जाओगे। कोई भी एक चीज़ होता है, वो फॉलो करते हुए जाता है किसी को। कोई एक्टिंग कर रहा है, तो वो किसी एक एक्टर को एक आइडियोलॉजी, एक आइडल मानते हुए चलेगा। कोई शाहरुख खान को माने, कोई किसी को मानेगा, तो ऐसा कोई आइडियोलॉजी फॉलो करते हुए चले उसकी, तो तभी होता है। किसी के तो आपको रास्ते पे चलना पड़ेगा। आप एकदम से तो खुद का रास्ता नहीं बना सकते ना, मतलब चलोगे जिस रास्ते पे, तभी तो आप दूसरा रास्ता बनाओगे। ये चीज़ें हैं। हाँ,
जैसा कि आपने स्क्रिप्ट राइटर्स के बारे में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया, क्या आप हमारे वीडियो एडिटर और साउंड इंजीनियर, साउंड डिज़ाइनर के बारे में भी बता सकते हो कि वो कैसे इसमें जा सकते हैं? तो साउंड इंजीनियर, साउंड डिज़ाइनर जो है वो तो देखिए मेन क्या है, आपको कहानीकार कहानी दे देगा। एक हाँ। डबिंग आर्टिस्ट, वॉइस ओवर आर्टिस्ट आपको कहानी बोल के दे देगा। आपको हम्म। प्लॉट, आपको एक्सपीरियंस देना एंड कंज्यूमर को, वो है साउंड डिज़ाइनर का काम। कौन सा एक्सपीरियंस देना है उसको, सही गलत किस अरोमा में डालना है लोगों को, तो वो साउंड डिज़ाइनर का काम है। अगर कोई प्लॉट है कि भाई कोई डरावनी कहानी, तो उसको डरावना माहौल कैसे बनाना है कि कान में अगर रात को सोते हो सुने कोई व्यूअर या लिसनर, जो अपना लिसनर होगा, जो एंड कंज्यूमर होगा, तो उसको लगे कि मैं वहाँ मौजूद हूँ। यही हमारी ऑडियो स्टोरी का काम होता है, क्योंकि इसमें विजुअल तो होता नहीं है कि आप देख के आप अंदाज़ा लगा लो, इसमें सुन के ही आप लगा सकते हो। और ये सुनने का टाइम जो होता है, पार्टिकुलरली जो ऑडियो स्टोरी का होता है, ये रात का टाइम होता है। इंसान हाँ, makes बिफोर बेड या इन बेड सुनता है जो, तो हम्म। वो वाली चीज़ें, तो उस हिसाब से साउंड इंजीनियर का काम है, तो उस माहौल को एक मूड मैपिंग करना। हमारे साउंड डिजाइनिंग में इसको कहते हैं मूड मैप करना। तो जो हाँ, मूड मूड चल रहा है में। उसके हिसाब से मैपिंग करना, उसके हिसाब से आपको साउंड्स को मैप करना है प्रॉपर तरीके से, उसी को मिक्स मास्टर करना है कि वो कैसे साउंड करे उस जगह के लिए, जिससे वो उसको वो एक्सपीरियंस मिले। ये चीज़ें मेन साउंड इंजीनियर का काम। तो यही चीज़ जब आपको आ गई तो आप इस फील्ड में माहिर हो। फिर यही इस इतना ही काम है इस चीज़, मतलब ज़्यादा भी काम नहीं है। अगर ये जो चीज़ सीख गया बस। जैसा कि आप बता सकते हैं कि वीडियो एडिटर्स के कैसे इस पर करियर है इसमें वीडियो एडिटर्स के लिए? वीडियो एडिटर्स के लिए तो ऑडियो स्टोरी में तो नहीं है सच, ऑडियो स्टोरी में तो कोई काम नहीं है। वीडियो एडिटर्स के लिए है काम आपके वर्टिकल ड्रामा जो होती सीरीज़, उसमें वीडियो एडिटर्स का काम होता है। आजकल वीडियो एडिटर्स का अगर जैसे हम लोग जो करते हैं, जैसे कुछ कोरियन जो चाइनीज़ डबिंग वगैरह जो करते हैं, तो डबिंग में तो हम्म। वीडियो एडिटर का कोई काम नहीं होता है एक्सेप्ट सबटाइटलिंग के अलावा। उसमें सबटाइटल जोड़ना होता है, क्योंकि पहले जो चाइनीज़ से अगर अपन हिंदी कन्वर्ट कर रहे हैं या बंगाली कन्वर्ट कर रहे हैं या पंजाबी कन्वर्ट कर रहे हम्म। हैं, तो चाइनीज़ वीडियो जो हम उठाएंगे तो उसमें पहले से चाइनीज़ सबटाइटल होगी। तो उसका काम ये कि उस सबटाइटल को हटा के एक फ्रेश सबटाइटल उसके ऊपर लगाना, टाइम टू टाइम मैच करना है, बस ये उसका काम है इस वीडियो एडिटिंग में। और बाकी वीडियो एडिटर्स जो है, जो आजकल फ्रेश कंटेंट जो बन रहा है, जो इंडिया में बन रहा है, जो मतलब हम्म। OTT के जो एक्टर्स है, वो सब आजकल वर्टिकल ड्रामा रील फॉर्मेट में आ रहा है, काम करना चाह रहा है। एक एक 1.5 मिनट की शॉर्ट वीडियोस होती है, तो उसका है फ्रेश एडिटिंग। तो वो आप एक तरह से वर्टिकल, बस जो आप लैंडस्केप एडिट करते हो उसको आप वर्टिकल एडिट कर रहे हो, वर्टिकल फॉर्मेट में। यही है। अच्छा, बेसिकली वो आप शॉर्ट्स एंड रील्स के लिए एडिट कर रहे हो, उसके लिए वो है। ये चीज़ है। अच्छा, आप क्या एक और चीज़ में बता सकते हैं, जैसा कि आपने जिक्र किया डबिंग को आप कन्वर्ट करते हो, कोरियन चाइनीज़ को जो आपके होते हैं उसको आप डब करके रीजनल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हो, तो उनके राइट्स और लाइसेंस के बारे में कुछ बता सकते हो कि आपके प्रोडक्शन हाउस से मैनेज करती है या फिर जो आपके जिस कंपनी के लिए आप लोग ये काम करते हो वो कंपनी इसको मैनेज करती है? हम एक्चुअली जिस कंपनी के लिए काम करें, जो कंपनी हमें हायर करे, वो हमें प्रोडक्ट देगी, वो हमें हम्म। वीडियोस देगी। अगर हम वर्टिकल ड्रामास बनाए तो वो हमें वीडियोस, हमारा काम रहेगा हमें उस चीज़ को स्क्रिप्टिंग करना है हिंदी, जिस लैंग्वेज में क्लाइंट की डिमांड है उस लैंग्वेज में हम्म। फ्रेश स्क्रिप्टिंग करके, डबिंग करवा के, उसको पैच करवा के, उसको अरेंज करवा के, एडिटिंग करवा के हमें वो चीज़ क्लाइंट को फॉरवर्ड करनी है। जो भी इसका लीगल मैटर्स है वो क्लाइंट हैंडल करते हैं, उन्हीं का हम्म। हेडेक है कि वो कॉपीराइट हो या वो परचेज करे या जैसा भी हो, वो क्लाइंट की हेडेक है, वो हमारी हेडेक नहीं। हमें क्लाइंट देता है, हम उसको डिलीवर करते हैं क्लाइंट को। अच्छा, जैसा कि आप ऑडियो बुक, ऑडियो सोर्स में और वर्चुअल ड्रामास में काफ़ी अच्छे टाइम से आप काम कर रहे हो, तो जैसे कि इसकी जो इंडस्ट्री है वो, जहाँ तक कि मैंने रिसर्च किया है तो उसमें देखा है कि ये कोविड के बाद से काफ़ी बूम किया है इंडिया में। तो उसके बाद से लेकर अभी तक का मार्केट का क्या हाल है? क्या बस कोविड के टाइम पर ही पीक में था, उसके बाद अभी डाउन पर आ गया है? इसके आगे और क्या, अभी जैसे ही जो हाल चल रहे हैं अभी मार्केट के उस हिसाब से, और ये और आने वाले समय में और काफ़ी बूम होगा या फिर इनका बस यहीं तक था? क्योंकि कोविड के टाइम पे कोई कंटेंट बन नहीं रहा था। आपके हम्म। जो बाहर जो फील्ड शूटिंग होती है, सब जो होता है वो प्रॉपर कोई शूट हो नहीं रहा था। ऑडियो ड्रामा पहले से थे पर कम लेवल पे थे। यूट्यूब पे कहानियाँ आप सुन सकते थे कि भाई कहानी सुनना है। बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल्स है जिस पे आपको ऑडियो स्टोरी एनिमेशन वाले मिल सकते कहानियाँ। ये बहुत पहले से ही ये सब चीज़ें, पर बूम इसलिए हुआ क्योंकि उस टाइम लोगों को कुछ नया कंटेंट तो मिल नहीं रहा था, पर ऑडियो ड्रामास में नया कंटेंट बनते रह रहा था, क्योंकि उस टाइम पे
उस टाइम पे ऑडियो कंपनीज ही सिर्फ ऐसे कंपनी जो प्रॉपर काम कर सकती थी बगैर कहीं बाहर जाए या बगैर किसी एक फिजिकल जगह पे मौजूद रह के। वो घर बैठे बैठे भी या अपने जो भी जहाँ है वो वहाँ से काम कर सकते थे। उन्हें प्रमोशन किया, उन्हें पीआर के हिसाब से मार्केटिंग बढ़ी इनकी। लोगों को पता चला कि ये भी एक चीज़ होता है, ये सुन सकते हैं। अब वो ये चीज़ ऐसी है कि ये चीज़ आपको यूट्यूब इंस्टाग्राम पे ये चीज़ें ऐसे इसको शो की जाती है, किसी ऑडियो सोर्स का एक ऐसा ऐसा पार्ट क्लिप्स कस्टमर एक आपके जो यूज़र है, मोबाइल यूज़र यूट्यूब इंस्टाग्राम चला रहा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उसको इस तरह से दिखाए जिससे वो अट्रैक्ट हो जाए और वो सीधे उस प्लेटफॉर्म पे आ जाए और वो उस चीज़ का पैसा दे कि भाई इस कहानी में होता क्या आगे, क्या है क्लाइमैक्स। तो वो उस चीज़ को सुनने के लिए फिर वो आता गया। जब वो उसको एक बार सुन लिया तो बिंज वॉचिंग जो अपन कहते हैं कि एक बार सुना तो वो सुनता चलता रहा जब तक ख़त्म नहीं हो गया, तो वो कस्टमरों ने चालू कर दिया। तो ऐसे एक एक कहानी, दूसरी कहानी, तीसरी कहानी। और ज़रूरी ऑडियो स्टोरी सिर्फ यही सब है कि भाई इसने इससे प्यार किया, उसने इसको धोखा दिया, ये उसके पीछे है। ज़रूरी नहीं रोमांटिसाइज वाली कहानी हो या फैंटेसी वाली कहानी हो, इसमें धार्मिक भी है। हमने जब अपने प्रोडक्शन हाउस से हमने ऐसी भी कहानियाँ बनाई है, वैष्णो देवी जी के ऊपर कहानियाँ बनाई है, एक सभ्यता पुरुष के ऊपर भी कहानी बनाई है, जिसमें मतलब एक वैष्णो देवी वाली का तो ऐसा था कि 8 एपिसोड्स का सीरीज़ था, जिसमें हमने बताया था कि वैष्णो देवी धाम का क्या महत्व है, क्या होता है, कैसा जाना होता है। एक पूरा मतलब एक अगर किसी को नहीं पता कि वैष्णो धाम कैसे जाते हैं, वैष्णो देवी मंदिर कैसे जाते हैं कटरा में, वो पूरा उसमें डिटेल्ड में बताया गया है कि कैसे जाना है, कौन सा ट्रेन लेना है, कहाँ से लेना है, कैसे जाना है, आपके पास क्या क्या फैसिलिटीज़ है, वहाँ पे पूरा क्लियर बताया गया है। तो बहुत चीज़ें ऐसे छोटी छोटी महाभारत, भगवत गीता सबके ऊपर दिया गया है वहाँ उसमें, बहुत चीज़ें। तो इंसान जिसके पास पढ़ने का टाइम लिया, जैसे भगवत गीता की जो ऑडियो सीरीज़ है हमारे प्लेटफॉर्म पे, जो हमने डिलीवर भी की है, तो हमने ऐसे डिलीवर की है जिसके पास वो इंसान जिसका पढ़ने का टाइम नहीं है, कौन किताबें खोले भाई, इसके ऊपर पढ़ना है। एक बार लोगों ने कहा है भाई भगवत गीता सुन लेना, पढ़ लेना, जो भी है आपकी, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने नहीं सुना है उसको, पढ़ा नहीं है कभी, सॉरी पढ़ा नहीं कभी, अब आपको चाहते हो कि मुझे पढ़ना तो है ही पर मेरे पास टाइम नहीं देखने का किताब, तो अपने आप कभी ट्रैवल कर रहे हो, आप कभी कैब में जा रहे हो, गाड़ी में जा रहे हो, तो आपने अपनी गाड़ी में प्ले किया, आप सुनते हो जा रहे हो, तो आपको सुनने में ज़्यादा इंटरेक्टिव लगेगा। और अगर साउंड डिज़ाइन उसका प्रॉपर हुआ होगा जिस हिसाब से माहौल, तो वो चीज़ आप पढ़ के तो नहीं देख पाओगे, सुन पाओगे कि भाई क्या हुआ, पर साउंड डिज़ाइन में भाई अब वो चल रहा है, दौड़ रहा है, कोई सेनापति आया है, कोई हाथी चल रहा है, तो साउंड डिज़ाइन हमारे इमर्सिव इतना होता है कि वो इंसान अगर आँख बंद कर ले सोते हुए सुने तो उसको ऐसा लगेगा वो वहीं मौजूद है उस जगह पे। तो ये चीज़ें इस चक्कर में इसका बूम बढ़ा। और आगे जो फ्यूचर है इसका, फ्यूचर जो मेरे हिसाब से कुछ प्रेडिक्शन नहीं है इस चीज़ का। हो सकता है ये कंपनी रातों रात बंद हो जाए, ये सब चीज़ें, और हो सकता है चले तो चाँद तक, नहीं चले तो रात तक। ये है। अच्छा सौरभ जी, जैसे कि इसमें आपने काफ़ी सारे, मतलब मुझे जहाँ तक पता है कि ये सबसे पहले इंडिया में पॉकेट एफएम उसने स्टार्ट किया था इसको, फिर कुक एफएम ने स्टार्ट किया, फिर उसको देख के काफ़ी नई नई कंपनीज अभी मार्केट में आ गई है। तो जो नई नई कंपनीज अभी मार्केट पे आई है तो उसका भी क्या हाल है, आप कुछ बता सकते हैं? जो अगर आप बोले कि नए नए कंपनी जो मार्केट में आई है, तो उसके अकॉर्डिंंग सारे ग्रो कर रहा है। वैसा ऐसे नहीं है कि सबके पास अपना अपना कंटेंट फॉर्मेट अलग है, और क्योंकि अपनी जिस हिसाब से पॉपुलेशन है, ये सब ग्रोइंग पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन कम तो होएगी नहीं इस चीज़ और ये चीज़ ऐसी कि जो एंटरटेनमेंट एरिया है, जो जो अपने देश का एंटरटेनमेंट फैक्टर, जो जो भी चीज़ें एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई, ये चीज़ कम नहीं हो रही, बढ़ते जा रही है। ओटीटी में भी देखिए, छोटे से बड़ा, छोटा 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 छोटा, बहुत ऐसे ओटीटी पर सारे चल रहा है, कि सबके ऑडियंस बेस अलग है, और जो जहाँ सेट हो गया वो वहाँ सेट हो गया। फिर अगर आप कंटेंट निकाल रहे हो, तो अगर कोई नया प्लेटफॉर्म लेके कोई आता तो हो सकता है अगर वो सही पीआर करे, सही मार्केटिंग करे, सही एडवर्टाइजिंग करे, तो वो भी ग्रो कर जाएगा अगर उसके पास कंटेंट सही है। तो यही चीज़ें हैं बेसिक। नहीं सौरभ जी, और आप क्या ये बता सकते हैं कि आप इस चीज़ में कैसे जुड़े, आप ऑडियो प्रोडक्शन में, जैसे कि आप ऑडियो सोर्स के लिए, वर्चुअल ड्रामास के लिए, डबिंग में आपको कैसे इस चीज़ के लिए रुचि आई? एक्चुअली मैं बचपन से म्यूज़िक को लेके तो हॉबी था ही। मतलब हॉबी, अगर मैं हॉबी की बात करूँ तो मैं एक हॉबी से गिटारिस्ट हूँ, थोड़ा बहुत एज अ ड्रमर भी हूँ, मैं प्ले कर लेता हूँ ड्रम। और बाकी गाने सुनने का, गाने देखने का, ये सब काफ़ी शौक़ रहा। और ऐसा करते मैंने अपनी ग्रेजुएशन भी मैंने साउंड डिज़ाइनिंग में करी, फिल्म स्कूल से एक।
और बाकी इसके बाद मैं साथ ही साथ फिर जब मैं ग्रेजुएशन करते करते मेरी एक जगह इंटर्नशिप लगी, ठीक है। तो मेरे एक्चुअली पॉकेट एफएम में इंटर्नशिप लगी थी। तो पॉकेट एफएम मैंने 1 साल काम किया, 1 साल के बाद पॉकेट एफएम मैंने छोड़ा। फिर उसके बाद जो दूसरे प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं, जो इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं, जो जहाँ पे पॉकेट एफएम और जो अदर ब्रांड्स है, कोको एफएम, 8 वेलवेट, ये सब जो क्लाइंट्स होते हैं, होई चोई, ये सब जो क्लाइंट्स होते हैं, वो मैं उन्हीं के लिए काम करता एज अ स्टूडियो कोऑर्डिनेटर में काम करता, जिससे मेरा काम होता था आर्टिस्टों को मैनेज करना, स्क्रिप्ट राइटर्स को मैनेज करना, और जितनी भी पूरी टीम होती है उनको मैनेज करना। फिर ये मैंने किया काफ़ी टाइम तक। उसके बाद धीरे धीरे मैंने फिर अपना भी एक प्रोडक्शन हाउस रजिस्टर करवाया, अपना रजिस्ट्रेशन लिया, अपना ट्रेडमार्क करवाया। उसके साथ साथ मैं अब स्टार्टिंग फेज़ है, 1-2 स्टोर से चालू हो रही है अब धीरे धीरे, बाकी दूसरी जगह भी काम चल रहा है, गॉड ग्रेस सब सही चले। नहीं सौरभ जी, बहुत सही कर रहे हो आप। और जहाँ तक कि मैंने आपके बारे में थोड़ा सा रिसर्च किया है, तो मुझे पता चला कि आप सोशल वर्क भी काफ़ी करते हो। आप भोपाल में ऐसे रहते हो, भोपाल में आपने काफ़ी सोशल वर्क भी किया है, और अभी शायद अभी हाल में ही आपने कुछ सोशल वर्क किया है। कुछ बता सकते हो आप क्या सोशल वर्क करते हो? एनजीओ है भोपाल में। मैं एक्चुअली भोपाल मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, अगर जो सुन रहा है मुझे। तो एक्चुअली हमने 2020 में कुछ दोस्त लोग थे, मेरे भाई के ब्रदर के काफ़ी कॉलेज फ्रेंड्स थे, तो उन लोगों की इच्छा थी अपन कुछ करते। उस टाइम बूम चल रहा था ये सब चीज़ों का। तो हम लोगों ने मिलके एक एनजीओ रजिस्टर किया। पहले तो हमने खुद ही काम किया, एक मतलब फंड रेस करके लोगों को जोड़ के, एक जैसे एक जने का फेसबुक अकाउंट था हमारे में, तो उनके 5,000 लोग थे फेसबुक अकाउंट में। मतलब जो फेसबुक की लिमिट है, आप 5,000 फ्रेंड से ज़्यादा नहीं बना सकते। तो उनके 5,000 फ्रेंड्स थे। तो उन्होंने क्या अपना वो ग्रुप, अपना इंस्टाग्राम अकाउंट को कन्वर्ट करके ग्रुप बना दिया। उस ग्रुप में सारों को जोड़ दिया, 5-6 लोगों को जोड़ दिया, मतलब जितने भी जुड़ सकते थे, शायद 4,500 के ऊपर ही थे लोग, मतलब काफ़ी हज़ारों लोग थे, मैक्सिमम जितने हो सकते थे। तो उन्होंने अपना इंस्टाग्राम, अपने फेसबुक अकाउंट को कन्वर्ट करके ग्रुप बना दिया, एक ग्रुप में सबको ऐड कर दिया। तो अब जैसे 5,000 में से हमने ये सोचा कम से 500 लोग, 10% तो लोग ऐसे होंगे जो हमसे जुड़ना चाहेंगे हमारे आइडिया पे, जिसको अच्छा लगे। सारे भोपाल के लोग थे। तो ऐसा करते करते फिर हमने फंड रेस किया कि हम ये करना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो मजदूर है, जो जो कि मतलब जिनको अब खाना वाना जिनको नहीं मिल रहा, जिनको नहीं पता क्या है, क्या फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट दे रही, तो हम उन तक खाना पहुँचाए, राशन पहुँचाए, जिनको जो कमी है हम एक्चुअली पूरी करें वो चीज़ें। तो ऐसा करते करते फिर हमने फंड रेस किया आपस में, हमने वो चीज़ें दी लोगों को। फिर धीरे धीरे आए कि हम एनजीओ रजिस्टर करते, जिससे हमें और कंफर्टेबली स्मूथ प्रोसेस चले, जिससे हमारा काम करने में रुकावट ना आए। नहीं तो लोग 10 सवाल पूछते हैं कि ऐसा। तो इसलिए हमने फिर एनजीओ रजिस्टर किया। हमारे साथ काफ़ी चीज़ जुड़े, हमारे साथ कई हॉस्पिटल्स, कई ऑर्गेनाइजेशंस, कई ऑफिसेस जुड़े हमारे साथ। तो बड़े बड़े ऑफिसेस, बड़े बड़े हाई पोस्ट के जो डेजिग्नेटेड जन हमारे साथ जुड़े, जो हमारे यहाँ पे एज अ टीचर, हमारे यहाँ पे एज अ वॉल्टियर्स काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमने काफ़ी, भोपाल रेलवे स्टेशन, जो मेन रेलवे स्टेशन है, उस टाइम ट्रेनें नहीं चल रही थी स्टार्टिंग फर्स्ट लॉकडाउन में। तो जो कुली, वहाँ के जो कुली जो रहते हैं इस प्लेटफॉर्म्स पे तो उनको कुछ मिल नहीं रहा था। तो हमने मुहिम चलाई कि उनको कम से कम हफ्ते हफ्ते का तो राशन दे सके। तो हमने ये राशन दिया। फिर ऐसा करते करते फिर एक कस्बा पकड़ा। फिर ऐसे जो प्रवासी मजदूर होते, जो एक एक स्टेट रहते, एक सीज़न में काम ढूंढने आता, उनका काम बंद हो गया। तो उनका क्या ज़रूरत है, उनके बच्चों को क्या चाहिए, पढ़ाई लिखाई, तो हमने वो चीज़ें की। तो ये सब चलता रहा और आप बीच चला जा रहा है। तो और होप चलता रहा ऐसा ही। ये बहुत अच्छा है सौरभ जी। आप क्या अपने एनजीओ का नाम बता सकते हैं, क्या है? मेरा एनजीओ का नाम है उन्नतिशील छायापथ जन कल्याण समिति, और हमारा शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं यूसीएफ फाउंडेशन। तो आप इंस्टाग्राम में भी देख सकते हैं यूसीएफ फाउंडेशन। मेरे ख्याल से एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ, कुछ अच्छे ही फॉलोअर्स है उसमें। अभी फ़िलहाल 3,800 फॉलोअर्स है मेरे अकाउंट में। और यही है, जुड़ते जा रहे लोग। आप देख सकते हैं एक बार अकाउंट, अगर आपको, आपके व्यूअर्स को देखना मन हो और जुड़ सकते हैं मेरे साथ। जो भी जुड़ना चाहे मुझे डीएम कर सकते हैं पर्सनली। और यानी कुछ मैं भी लिंक के नीचे रिक्वायरमेंट हो, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बिल्कुल, जो भी और किसी को रिक्वायरमेंट हो, किसी को कहीं हेल्प चाहिए हो, कोई एमपी से और ख़ासकर भोपाल से, तो वो मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल। जो भी हेल्प लगे, कुछ हो, तो हम एज अ वॉलंटियर, एज अ कुछ सर्व करना है, कुछ सर्विस करना चाहते हैं, कुछ एज अ सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, तो वो बिल्कुल आ सकते हैं आगे। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी, आपने हमें अपना वैल्यूबल टाइम दिया। मैं जैसे देख रहा हूँ कि आप अपने घर के होम सेटअप में बैठे हो, क्या आप अपने मेरे व्यूवर्स को एक बार आप अपने सेटअप का टूर दे सकते हो? बिल्कुल, कैसे नहीं, बिल्कुल देंगे टूर। तो ये मेरा सेटअप है।
जैसा देख सकते हैं। तो ये मेरा वर्क स्टेशन है और ये सब पीछे अकॉस्टिक पैनल से ये मेरा गिटार है और यही है जो भी है, इसी में मैं काम करता हूँ, इसी में रहता हूँ, इसी में बातचीत होती है, इसी में जो भी यही है, जो भी सब कुछ है, इसी में एंटरटेनमेंट, इसी में सब कुछ है मेरा। और बाकी ये वॉल्स पे बाकी ये सब पैनल्स लगे हैं। तो बेसिकली आपका पूरा पूरा काम अपना घर से ही आप पूरा मैनेज कर लेते हो यहाँ पर बैठ के ही। यही है जो कुछ है, यही मेरा ऑफिस है, यही मेरा मंदिर है, यही मेरी दुकान है, सब कुछ यही है जो है। थैंक यू सौरभ जी कि आपने अपने कीमती समय में हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाल के लाया। मैं जानता हूँ कि रात के काफ़ी 11-12 बज चुके हैं। इतनी रात को भी आपको डिस्टर्ब किया मैंने, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ मैं। बिल्कुल नहीं, मैं आभारी हूँ, आपने मुझे इनवाइट किया अपने पॉडकास्ट में। अरे सर, शायद हम ऐसी पॉडकास्ट करते रहे, आपके साथ बहुत अच्छा लगा, पता ही नहीं चला टाइम का। एक तो शायद लगभग आधे घंटे के आसपास हम थे इसमें, मतलब जो भी है आधे घंटे तक हमारी बातचीत चली और बिल्कुल ऐसे ही अपन करते रहे। आपका बहुत बहुत आभार, आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे और मैं इस पॉडकास्ट में आया आपके साथ। तो मैं अपने व्यूवर्स को ये कहना चाहता हूँ कि जुड़े रहे हमारे इस पॉडकास्ट सीरीज़ के साथ। हमारे जो हमारे गेस्ट आने वाले वो एक साउंड इंजीनियर है और काफ़ी अच्छे रेडियो में वो एज ए साउंड इंजीनियर काम करते हैं। वो भी ज़रूर आपको आने वाले वीक में पता चल जाएगा ये जो कि कौन है वो। और मैं उनको काफ़ी अच्छे से जानता हूँ और वो कहीं ना कहीं मेरे बहुत अच्छे मेंटोर भी हैं। तो जुड़े रहे इस पॉडकास्ट सीरीज़ के साथ। मिलते हैं आपसे कुछ ही दिनों में।